हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास नंबर 4 को कंप्लीट हम कर चुके थे। आज हमारा क्लास नंबर 5 है। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि आपको इसके पहले जितने भी आपकी क्लास हैं वो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, वीडियो को लाइक अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। तो RLB स्टेज फर्स्ट CBT एग्जाम का 10/8/2018 सेकेंड शिफ्ट का यहाँ पे क्लास हम आज देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, आज हम देखेंगे सेकेंड शिफ्ट का। ठीक है, और क्वेश्चन में ये जानेंगे क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, किस टॉपिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको करने का मेन मकसद हमारा यही है। इसके बाद से जो भी हम CBT 2 भी करेंगे, उसके बाद से प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो इस टॉपिक से जुड़ी आपका क्लास जरूर यहाँ पे किया जाएगा ताकि आपको वहाँ से बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको है यहाँ पे, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना की गई। ठीक है, किस संस्था की स्थापना की गई थी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, ये आपको क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो विश्व भारती का, ठीक है, और आपका यहाँ पे ज्ञान धाम विद्यालय, सेवाग्राम विद्यालय और रविंद्र विद्यालय, तो किसका किया गया था, विश्व भारती का यहाँ पे आपकी स्थापना किया गया था। ठीक है, विश्व भारती इसका जो है आपका स्थापना किया गया था। एक चीज़ और है, रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से हालांकि बहुत सारा चीज़ है, लेकिन इन्होंने स्वदेशी आंदोलन का क्या किया था, नेतृत्व किए थे। ठीक है, नेतृत्व किसका, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, तो इसको भी आपको जानना चाहिए, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, इसका क्या किए थे, ये नेतृत्व किए थे। ठीक है, और इन्होंने एक पुस्तक की जो है यहाँ पे नोबेल पुरस्कार मिला 1913 ईस्वी में। ठीक है, इनको मिला था नोबेल पुरस्कार। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, 1913 ईस्वी में। उसकी जो पुस्तक था उसका नाम क्या था, गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि नाम था उस पुस्तक का। ठीक है, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे आपको यहाँ जो आपको पूछा था किस संस्था से स्थापना की गई है, तो विश्व भारती की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका यहाँ होगा, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे। ध्वनि की पिच इसके किस पर निर्भर करती है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन है कि जो ध्वनि की पिच है, आवृत्ति पर, लय पर, आयाम पर, तरंग दैर्घ्य पर। ठीक है, तो ये किस पे करती है, आवृत्ति। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे ये आपकी यहाँ पे हो जाएगा आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति पर क्या करती है, निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो और यहाँ पे एक चीज़ और है, आपको बता देते हैं, जो ये पिच होता है, पिच क्या होता है, पिच ध्वनि का वह लक्षण होता है जिसके कारण ध्वनि को मोटा या तीक्ष्ण कहा जाता है। ठीक है, मोटा या क्या कहा जाता है, तीक्ष्ण मतलब पतला। ठीक है, तो ध्वनि का ये आपका लक्षण होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी जानना यहाँ पे आवश्यक है। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे इसके बाद से अगला यहाँ पे वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत विहार स्तूप का स्तंभ होते हैं। ठीक है, वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत विहार स्तूप और स्तंभ होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, हिंदू, मुगल, मौर्य और बौद्ध है। तो इसमें क्या क्या होते हैं आपका वास्तुकला में, तो बौद्ध यहाँ पे आपकी वास्तुकला होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और यहाँ से बौद्ध धर्म से भी क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, जैसे चैत बौद्ध धर्म का पूजा गृह। ठीक है, जो चैत होता है वो क्या होता है, यहाँ पे जो चैत है इस बौद्ध धर्म का क्या है, पूजा गृह है। ठीक है, पूजा गृह मतलब जो घर होता है, जैसे हिंदू में क्या होता है, मंदिर होता है, इसी तरह से पूजा गृह चैत होता है। ठीक है, इसका नाम है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे बौद्ध धर्म से जुड़ी कुछ चीज़ें, जैसे गौतम बुद्ध जो हमारे हैं। ठीक है, वो बुद्ध जो है उनके जो इनके अवशेष हैं। ठीक है, अवशेषों पर बना जो स्मारक है। ठीक है, बुद्ध के जो यहाँ पे स्मारक हैं। ठीक है, स्मारक उसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्तूप। ठीक है, स्तूप बोला जाता है। ठीक है, और सांची का स्तूप किसने बनवाया था, सांची का स्तूप ये अशोक द्वारा बनवाया गया था। ये इसको बारे में आपको पता होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होगा। बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हैं, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा है तो इसको यहाँ पे जानिए। ठीक है, जब भी जरूरत पड़ेगा जरूर हम उसको यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। तो चैत विहार स्तूप स्तंभ होता है, ये बौद्ध के द्वारा मतलब बौद्ध में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि कौन सा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज अपना खुद का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव IPO लाने की योजना बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सौराष्ट्र कच्छ स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और कोचिन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो इसमें जो अपना लाने का जो बना रहा, देखिए ये उस समय का क्वेश्चन है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो होगा ये आपको लाने की, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसका क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि H2O2 Cl2 है, HCl बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा अभिक्रिया में जो आपको H2O2 है, ठीक है, जो आपका यहाँ पे अभिक्रिया में क्या है, जो आपका H2O2 है ये किसके रूप में कार्य यहाँ पे करता है, ये आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ये किसके रूप में कार्य करता है, एक क्षार के रूप में, एक अपचायक के रूप में, अपचारक के रूप में, एक अम्ल और एक ऑक्सीकरण के रूप में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक अपचारक के रूप में ये कार्य करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है, ठीक है, एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है, पोलोनियम, सिलिकॉन, बिस्मथ, बोरान। तो इसमें से एक बॉर्डर लाइन जो तत्व नहीं है ये होगा आपका बिस्मथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। गति का पहला समीकरण किसके बीच दर्शाता है, ठीक है, गति का पहला समीकरण किसके बीच दर्शाता है। तो आपका जो गति का पहला समीकरण होता है ये क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है, v बराबर u प्लस ए टी, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन होता है, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन होता है गति का पहला समीकरण यहाँ पे। तो ये किसके बीच में दर्शाता है, यहाँ पे वेग और समय, वेलोसिटी एंड टाइम, ठीक है, इसके बीच में आपको ये दर्शाता है, ठीक है, वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में ये दर्शाता है जो आपका हो गति का पहला समीकरण, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा यौन प्रजनन में माता पिता को योगदान होता है, ठीक है, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान क्या होता है। तो माता पिता का योगदान क्या होता है यौन प्रजनन में, ठीक है, सभी जीन होते हैं, अपने जीन का आधा हिस्सा, अपने जीन का 1/4 हिस्सा, अपने जीन का 3/4 हिस्सा, ठीक है। तो यौन प्रजनन में क्या होता है, अपने जीन का आधा हिस्सा, ठीक है, ये आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा, इसको आपको जानना है। एक तत्व एक का एक मोल, एक यौगिक का एक मोल, एक तत्व का एक परमाणु, एक यौगिक का एक परमाणु। तो कौन सा कथन जो है प्रयोग करने के लिए गलत होगा इसको आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, कौन सा कथन गलत होगा, एक तत्व का एक मोल, एक यौगिक का एक मोल, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक तत्व का एक परमाणु, ठीक है, तो एक यौगिक का एक परमाणु कथन जो है ये आपका गलत होगा, यानी कि ये ऑप्शन नंबर डी है, एक यौगिक का एक परमाणु, ये आपका गलत आंसर होगा, ठीक है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत है, एक यौगिक का एक परमाणु, ये गलत होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ये केमिस्ट्री के आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम फरवरी 2018 तक के कप्तान कौन है, ठीक है। तो इसके आपको कप्तान बताने हैं कि इसके कप्तान कौन है 2018 तक। देखिए उस समय का आपको ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो ये इस समय तो इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, लेकिन सीखने वाली बात यह है कि भारतीय जो वॉलीबॉल से आपके जुड़ी जो क्वेश्चन बनते हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए अब वॉलीबॉल से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। अब देखिए अभी जो क्रिकेट का हुआ है T20, ठीक है, तो T20 से जुड़ी इस समय तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, लेकिन अगर आपको इसके पहले, ठीक है, जो कपिल देव ने जो जीते थे, ठीक है, वो था, उसके बाद से धोनी के समय में जो आपका जीता गया था, इधर 17 साल के बाद जो जीता गया, तो इसके पहले जितने भी सब सारे T20 से जुड़ी आपके क्वेश्चन हैं इसको आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो मैं इस पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि T20 से जुड़ी यहाँ पे मैं बना दूँ, ठीक है, एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। तो करेंट अफेयर से था, उस समय का था कि 2018 के कप्तान कौन थे, तो उसमें आपके गुरदीप सिंह थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका, ठीक है। लेकिन आपको इससे जाना हो वॉलीबॉल से भी क्वेश्चन या किसी भी खेल से क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्जनन तथा मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है, खमीर, प्लाज्मोडियम, प्लानेरियन का केंद्र, आय, हाइड्रा का दावा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ये इसको जानना चाहिए। चलिए मतलब इससे समझ रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये स्पेस नहीं बन रहा है, इसलिए मुझे दिक्कत है। निम्नलिखित से कौन सा जीव पुनर्जनन तथा मुकुलन कर सकता है, तो ये हाइड्रा का दावा, ठीक है, हाइड्रा का दावा, ये ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका कि गोलाकार दर्पण का प्रतिबिंब सतह किस तरह का होता है, गोलाकार दर्पण का प्रतिबिंब सतह किस तरह का होता है ये आपको बताना है। तो पोल, ध्रुव का, त्रिज्या का, वक्रता का केंद्र, ठीक है,
वक्रता का केंद्र फोकस। तो गोलाकार दर्पण का प्रतिबिंब सतह किस तरह का होता है? ये होता है पोल ध्रुव। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने का नियम दिया है? किस वैज्ञानिक ने यहाँ पर नियंत्रित करने का नियम दिया है? चार्ल्स कूलॉम्ब ने, ठीक है, और आर्किमिडीज ने, माइकल फैराडे ने, चार्ल्स ड्यूफेल ने। तो किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स कूलॉम्ब ने। ठीक है, चार्ल्स कूलॉम्ब ने दिया था। ठीक है, ये आपको पता होगा, दो आवेशित कणों के बीच में आकर्षण प्रतिकर्षण नियंत्रण करने का ये आपको दिए थे। ठीक है, और वहाँ पे ये क्या होता है, जो क्यों होता है, मतलब के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, दो चार्ज होता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक मतलब यहाँ पे चार्ज में जो फोर्स लगता है दोनों के बीच में, अगर यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे आपका Q2 है, तो इन दोनों के बीच में जो आपका फोर्स लगेगा ये होता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धन आयन है? ठीक है, एक धन आयन है, निम्नलिखित में से कौन, इसको आपको बताना है। ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड है, नाइट्रेट है, कार्बोनेट है, अमोनियम है। अमोनियम एक धन आयन है। ठीक है, ये आपको ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अमोनियम। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, अमोनियम एक धन आयन है। रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में अपना कार्यकाल समाप्त होने के संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के विश्वविद्यालय में रघुराम राजन के वित्त के प्रोफेसर के रूप में कार्यभार संभाला किसने? बर्कले हास कैलिफोर्निया। किसमें इसने संभाला था, इसको आपको पूछा जा रहा है। मतलब जब यहाँ पे जब रिजर्व बैंक के अपना कार्यकाल समाप्त हो गया, उसके बाद यूएसए के कौन से विश्वविद्यालय में रघुराम राजन ने, ठीक है, ये रिजर्व बैंक आरबीआई के क्या थे? गवर्नर थे रघुराम राजन। उसके बाद एक कार्यभार संभाला प्रोफेसर के पद पे। तो बर्कले हास कैलिफोर्निया, बूथ स्कूल शिकागो, कोलंबिया बिजनेस स्कूल न्यूयॉर्क। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको जानना चाहिए। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे बूथ स्कूल शिकागो। ठीक है, चलिए ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? बूथ स्कूल शिकागो में इन्होंने क्या किया था? प्रोफेसर के पद को संभाला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष में प्राथमिक यौन अंग का अंग कौन सा होता है? ठीक है, जो पुरुष में आपके प्राथमिक अंग होता है ये कौन सा होता है, इसको आपको बताना है। तो प्राथमिक अंग जो है यहाँ पे यौन अंग कौन होता है? प्रोटेस्ट होता है, वृषण होता है। ठीक है, तो यहाँ वृषण ही होगा। सी और डी नहीं दिया गया, लेकिन आंसर आपको क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ही होगा। ये क्या होता है? ये होता है आपको प्राथमिक अंग। ठीक है, प्राथमिक अंग, इसको आपको जानना जरूरी है। ठीक है, और वृषण नर जनन अंग है। जो वृषण होता है, ठीक है, ये क्या है? नर जनन अंग, नर जनन अंग। ठीक है, इसको आपको जानना चाहिए। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निर्यात में प्रकाश का वेग कितना है? ठीक है, निर्यात में प्रकाश का वेग कितना है? ठीक है, तो 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका जितना हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, यदि घोल से धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो धातु ए क्या होगा? कोई मान लीजिए कोई घोल ए है। ठीक है, यहाँ पे घोल ए है। ठीक है, ये घोल ए है। ठीक है, धातु मतलब घोल में धातु ए है और धातु क्या है? बी है। तो धातु ए धातु बी को, यानी ये इसको जो प्रतिस्थापित करती है तो क्या होगी? ये ज़्यादा स्ट्रांग है इसके तुलना में। ठीक है, तो बी की तुलना में अधिक क्या है? प्रतिक्रियाशील है। ठीक है, यही आपका हो जाएगा यहाँ पे बी, मतलब बी की तुलना में क्या है? ये ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है, तभी इसको क्या कर रहा है? हटा रहा है। ठीक है, तो इसको आपको जानना चाहिए। सबसे अधिक क्रियाशील जो आपके धातु होती हैं वो क्या है? लिथियम है। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। एटॉमिक मास कितना होता है? यहाँ पे 6 होता है। ठीक है, और अभिक्रियाशील में अगर आप देखें तो लिथियम तो आपका है ही है। उसके बाद से आपका क्या हो जाएगा? पोटेशियम है, सोडियम है। ठीक है, ये सब सारी क्या है? अभिक्रियाशील है। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। ठीक है, उसके बाद से और भी लिखें तो यहाँ पे एल्युमिनियम है। ठीक है, और भी लिखें तो यहाँ पे आपका जिंक है। ठीक है, और आपके आयरन है, लेड है। ठीक है,
तो ये सब सारी आपकी क्या होती हैं, अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको जानना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होता है। ये केमिस्ट्री का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जापान में आयोजित 2017 महिला, देखिए ये फिर आपको करेंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 2017 का। ठीक है, तो इसी तरह से आपको जानना होगा महिला हॉकी एशिया। अब महिला हॉकी से जितना भी क्वेश्चन बनेगा आपको जानना चाहिए, जो भी आपके एग्जाम के लिए आप आगे देख रहे हैं तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ग्रुप डी हो, एलपी हो, टेक्नीशियन हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो तो आपको खेल से तो पढ़ कर जाना ही। जापान में आयोजित 2017 हॉकी एशिया कप किसने जीता था, तो ये किसने जीता था, तो यहाँ पे ये भारत ने। ठीक है, भारत ने जीता था। ठीक है, तो ये आपका काफ़ी अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब इसके बाद से हम देखते हैं, अब इसके बाद से जो क्वेश्चन बनेगा आगे हम उसको देखेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि निम्न में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में आत्मकथात्मक पुस्तक एस अगस्टस आर्ट्स लिखी है। ठीक है, ये किसने लिखी है इसको आपको बताना है। ठीक है, तो आत्मकथा पुस्तक एस अगस्टस आर्ट्स ये किसने लिखी है, तो सानिया मिर्जा ने, युवराज सिंह ने, अनिल कुंबले ने। ठीक है, किसने लिखा था, सानिया मिर्जा ने, डायरेक्ट यहाँ पे जान लीजिए। ठीक है, ये पहले का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको जो है कुछ राइटर, जो बुक के राइटर है उसको संक्रमण तत्व क्या होते हैं, जो डी ब्लॉक के जितने एलिमेंट होते हैं, मतलब अगर आपको ये पीरियाडिक टेबल दिया जाता है तो ये तो आपको एस ब्लॉक होता है, इधर आपका क्या होता है पी ब्लॉक होता है, ये पी होता है, ये आपका एस होता है, बीच में जितने भी होते हैं ये आपके डी ब्लॉक होते हैं। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब संक्रमण तत्व। ठीक है, संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, डी ब्लॉक के। ठीक है, चलिए तो इसको तो आपको पता ही है, संक्रमण तत्व ये है, तो इसके आंसर है कि वह तत्व जिसका 3 से बाहरी सेल है। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा संक्रमण तत्व के, ये हो जाएगा आपको, देखिए यहाँ पे इसका आंसर मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा है कि यहाँ पे जो देखिए वह तत्व जिसके दो सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व। मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, संक्रमण तत्व के मतलब डी ब्लॉक। डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, चलिए अब विश्व के सबसे बड़े खाड़ी रेगिस्तान में से एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, इसको आपको बताना है। तो गुजरात में, असम में, तेलंगाना, मध्य प्रदेश में, किस राज्य में स्थित है, तो ये आपके हैं गुजरात में। ठीक है, गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद से देखिए यहाँ पे हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का संयोजन, गतिज ऊर्जा और किसका यहाँ पे संयोजन है, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और किसका, मतलब यांत्रिक ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा और किसका यहाँ पे संयोजन है। तो यांत्रिक ऊर्जा कभी भी होता है जो आपका होता है यांत्रिक ऊर्जा, वो किसका होता है, तो ये आपका गतिज ऊर्जा तो होता ही होता है, गतिज ऊर्जा। उसके बाद से किसका होता है, प्लस स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा होता है। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, हाफ mv² और ये होता है mgh। ठीक है, तब आपको मिलता है मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन हम इसको करा चुके हैं, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है। ठीक है, तो जिसमें विचारों का संग्रह होता है ये आपको बताना है। तो सेरिबेलम में, अग्र मस्तिष्क में, अणु मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में। तो ये किस में होता है, तो ये होता है आपको अग्र मस्तिष्क में। ठीक है, अग्र मस्तिष्क में ये आपका यहाँ पे विचारों का संग्रह होता है। ठीक है, और मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, तो मस्तिष्क के जो आपके भाग होते हैं ये होते हैं 3 भाग। ठीक है, 3 भाग यहाँ पे होते हैं। ठीक है, पहले का क्या नाम है, तो इसका होता है अग्र मस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क। ठीक है, दूसरा जो होता है आपका मध्य मस्तिष्क। ठीक है, मस्तिष्क। ठीक है, तीसरा क्या होता है, ये होता है पश्च मस्तिष्क। ठीक है, पश्च मस्तिष्क। ठीक है, चलिए ये ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे 3 जो है ये होते हैं भाग आपके मस्तिष्क के। ठीक है, तो इसको जानिए, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क क्या होता है, ये विचारों का संग्रह यहाँ पे होता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक ए उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके होते हैं कौन सा यौगिक ए उत्पन्न होता है इसको आपको बताना है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपको जो है ए उत्पन्न होगा। ठीक है, जब रिबन को हवा में जलाते हैं तो यौगिक ए उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम
ऑक्साइड क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपको, ये भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे महासागरों मधु शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका होगा ऑप्शन नंबर अगर आप देखें तो किसका उत्पन्न कर सकती है, तो ये आपका यहाँ पे जो होगा ये होगा नाभिकीय ऊर्जा मीथेन, ठीक है। और क्या होगा यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, नाभिकीय ऊर्जा मीथेन के बाद से महासागर तापीय ऊर्जा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर महासागर लहर ऊर्जा, ये आपका इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है। जो मिश्र धातु होता है किसका उदाहरण है, इसको आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे मिश्र जो धातु है ये किसका उदाहरण है, विविध मिश्रण, पायस का, ठोस विलयन, बीजगणित का, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ठोस विलयन का, ठोस विलयन का यहाँ पे मिश्र धातु आपका है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन था लास्ट हमारा, ठीक है। उम्मीद करेंगे कि आपको पूरी तरीके से क्वेश्चन पूरा क्लास यहाँ पे समझ में आया होगा। एक एक क्वेश्चन को जो हमने बताए हैं यहाँ पे, ठीक है। जितना पॉसिबल हो रहा है उसको जो है हम विस्तार करके भी बता रहे हैं, ठीक है। बहुत सारा यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है कि जो विस्तार करने लायक नहीं है, ताकि वीडियो लंबा ना हो, ठीक है। और आपको भी यहाँ पे जानने में दिक्कत ना हो, ठीक है। जैसे कि देखिए मिश्र धातु है, तो अगर मिश्र धातु की मैं बात करूं तो आपका क्या हो जाएगा, विलयन के दो या दो से अधिक समान मिश्रण है, जिसमें क्या होता है निश्चित ताप पर अपेक्षित होता है। बहुत ज़्यादा इसमें जो है आगे अगर आप देखें तो ठोस में ठोस का विलयन, तांबा में जस्ता मिलाकर मिश्रित धातु पीतल बनता है, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं बताऊं तो ज़्यादा लंबा वीडियो होगा। आपको भी केवल क्या है, एक क्वेश्चन समझना है इससे, और आपको जानना है, ताकि आगे की तरफ से प्रैक्टिस सेट करें तो आप एक सब समझ के तैयारी करें, ताकि आपको फ़ायदा हो पाए, ठीक है। तो ये था हमारा क्लास नंबर 5। उम्मीद करेंगे आपको पसंद आया हो। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक थैंक यू सो मच।